हेलो एवरीवन। आज आप और हम मिलकर सिक्किम और मणिपुर की यात्रा पर चलते हैं और हमारा आज का यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका मधुका करिया जी के द्वारा लिखा गया है। पहले इस पाठ का हम सारांश जान लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। यात्रा वृत्तांत है, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते ही हम सारी यात्रा का आनंद ले लेंगे। इस पाठ को मैंने 8 अलग अलग शीर्षक दिए हैं, जिनके माध्यम से सरलता के साथ इसका वर्णन किया जा सकता है और आप समझ सकते हैं। जिसमें पहला है गंगटोक शहर। गंगटोक शहर लेखिका को कैसा लगा? ऐसा लगा कि मानो आसमान अपनी सुंदरता के साथ धरती पर बिखर गया हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हो। बादशाहों का एक ऐसा शहर जहां की सुबह शाम रात सभी कुछ बहुत सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना लेखिका के मुंह से अनायास ही निकल पड़ी। साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली। ये नेपाली भाषा का एक वाक्य है जो सुबह ही लेखिका ने नेपाली युवती से सीखा था। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा जीवन सदैव परोपकार के लिए समर्पित हो, अर्थात अच्छाइयों के लिए समर्पित हो। लेखिका ने आज ही सुबह प्रार्थना सीखी थी और उसको यहाँ रिपीट किया, क्योंकि सुंदरता मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। सुबह उन्हें योमथांग के लिए निकलना था, परंतु आंख खुलते ही वो बालकनी की तरफ भागी। और वो इसलिए कि वहां के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसे कंचनजंगा नाम से जाना जाता है, वो साफ साफ दिखाई देती है। लेखिका भागी तो जरूर, परंतु आज भी आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, जिसके कारण से पिछले वर्ष की भांति आज भी लेखिका को कंचनजंगा के दर्शन नहीं हो पाए हैं। दूसरा हमारा विषय है योमथांग तक का रास्ता। योमथांग तक के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में एक साथ सफेद छोटी छोटी रंगीन पताकाएं, जिन पर कुछ लिखा हुआ था, वो 108 की संख्या में लगी हुई थी। जितेन नार्गे, जो लेखिका का गाइड था, उसने उन्हें बताया कि यहाँ बुद्धों का या बुद्धिस्ट का बहुत ही प्राबल्य है और किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी निर्जन स्थान पर 108 सफेद पताकाएं लगा दी जाती हैं। उनको हटाया नहीं जाता, वो स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। और जितेन की गाड़ी में भी लामा की फोटो लेखिका देख ही रही थी। और फिर जितेन ने आगे उन्हें बताया कि जब घर में कोई भी शुभ कार्य होता है या नया कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तब भी शहर से दूर निर्जन स्थान पर 108 रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं, जिनको फिर हटाया नहीं जाता। जैसे सफेद को नहीं हटाया जाता, वैसे ही इनको भी हटाया नहीं जाता और इनके ऊपर मंत्र लिखे होते हैं। तीसरा मेरा विषय है जो मैंने लिखा है, मातृत्व और श्रम साधना एक साथ। यह दृश्य वह है कि अचानक लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा वो छिटक गई जब उसने युवतियों को देखा कि बहुत सुंदर युवतियां, महिलाएं डोकों में यानी टोकरी में पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर अपने कोमल हाथों से कठोर पत्थर तोड़ रही थी, हथौड़े चला रही थी, बच्चों को साथ लेकर। इसीलिए यहां मैंने इसको ये शीर्षक दिया है, मातृत्व और श्रम साधना एक साथ। इस दृश्य को देखकर लेखिका का मन झकझोर उठता है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग एक साथ लेखिका देखती हैं और वो कह उठती हैं कि
मातृत्व और श्रम साधना एक साथ। वहीं खड़े BRO के कर्मचारी, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों ने लेखिका से पूछा, यह क्या हो रहा है? लेखिका ने उनसे पूछा, कर्मचारियों से, कि यह क्या हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि जिन रास्तों से आप सुविधाजनक स्थिति में अपनी गाड़ियों से गुजर रहे हैं, हिम शिखरों को छूने के लिए, उन्हीं रास्तों को चौड़ा करने के लिए ये पहाड़िनें श्रम कर रही हैं, पत्थर तोड़ रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, लेखिका के मुंह से निकला। पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई, उस कर्मचारी ने बताया। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, क्योंकि बड़ा ऊंचाई पहाड़ के बिल्कुल बराबर में छोटा सा, जैसे नापकर रास्ता बनाया जाता है, इतना संकरा रास्ता होता है। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यह याद करके लेखिका का मानसिक चैनल तुरंत बदल गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों में उन स्त्रियों की याद हो आई जिनमें महिलाएं पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन भटक रही थी। वे युवतियां आदिवासी युवतियां थीं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़िनों के हाथों में पड़ी डांठें, यानी छाले पड़ जाते हैं। दोनों एक सी कहानी बयां करते हैं। आम जिंदगी की कहानी, चाहे पहाड़ हो, मैदानी इलाका हो, सब जगह एक समान है। सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातनाएं और वंचनाएं सब एक तरफ रह जाते हैं, बराबरी नहीं हो पाती है। स्कूल से लौटते हुए पहाड़ी बच्चे। लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते हुए पहाड़ी बच्चे उन्हें मिले, जिनके बारे में उनके गाइड नार्गे ने बताया कि यहाँ का जीवन बड़ा कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर के भी बच्चे वहीं पैदल चलकर जाते हैं। इसीलिए यहाँ के बच्चे बर्वीले नहीं हैं, यानी चर्बी वाले नहीं हैं। और यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी माताओं के घर के काम में भी उनकी सहायता करते हैं। रास्ते में जगह जगह कई सारी चेतावनियां लिखी हुई थी खतरों के प्रति। लेखिका और उनके सह यात्रियों को सजग करती जा रही थी। इसके बाद चाय के बागानों में काम करती युवतियां। चाय के बागान हरे रंग के थे। सूरज ढल रहा था और उसी समय पहाड़ी औरतें गायें चराकर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों के पास से गुजर रही थी। वहां दृश्य देखा कि चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू यानी जो सिक्किम परिधान होता है पहने हुए, वो रेड कलर का था। चाय के बागान हरे रंग के थे। पत्तियां तोड़ रही थी। रंग उनका गुलाबी था। पहाड़ी ने वैसे ही खूबसूरत होती हैं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता हुआ उनका गुलाबी चेहरा। डूबते सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर मंत्र मुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का इतना अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो रहा था। इतना असीम सौंदर्य। इसके बाद इनका पड़ाव लायुंग में होना था। गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायुंग है।
तिस्ता नदी के तीर पर लकड़ी के बने घर में ये सभी यात्री ठहरे। अपनी सुस्ती दूर करने के लिए हाथ मुंह धोकर तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर लेखिका जाकर बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था और इतना मनोरम स्वर्गीय दृश्य देखकर लेखिका की आंखें भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे उनके भीतर उगने लगा हो। वहीं सुख और शांति है, सुकून है, जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति से एक साथ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है, क्योंकि हम निरंतर प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। पर्यावरण उसके कारण से असंतुलित होता जा रहा है, क्योंकि हम वृक्षों को काट रहे हैं। हम सबको रहने के लिए अपने अपने अलग मकान चाहिए, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है, जीवन में प्राइवेसी है, जिसके कारण से पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है। और पॉल्यूशन बढ़ने से क्या होता है कि कहीं तो अतिवृष्टि हो जाती है और कहीं अनावृष्टि हो जाती है, सूखे का सामना करना पड़ता है। और आजकल तो हम एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोरोना, जिसके कारण से सब अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। लोगों ने एक दूसरे से, एक तो पहले ही सामाजिकता समाप्त तो होती जा रही थी और अब तो और ज्यादा अंकुश लग गया है। मिलना जुलना तक बंद हो गया है, बाहर निकलना बंद हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चीन की सीमा। लायोंग से थोड़ा और आगे बढ़े तो फौज की छावनियां दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा है, जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर हमारी सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। एक सैनिक लेखिका से के पूछने पर उन्हें बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहां पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे, तो ये हमारे जवान पौष माघ के महीने में, जब सब कुछ मैदानों में भी जमा हुआ सा प्रतीत होता है, कैसे तैनात रहते होंगे, कैसे ये जीवन यापन करते होंगे, क्या ये खाते होंगे। बड़ा सोचनीय विषय है, पर हम कभी अपनी आवश्यकताओं से अधिक सोचते ही नहीं हैं। अपनी सुविधाओं के अतिरिक्त हम जानते भी नहीं है, न जानना चाहते हैं। देश दुनिया तो बहुत दूर की बात होती है। अंतिम मेरा विषय है योमथांग की ओर। लायोंग से फिर योमथांग की ओर जब लेखिका बढ़ी तो यहां एक नया ही आकर्षण देखने को मिला। ढेरों रोडोडेंड्रो और प्रियोता के फूल देखने को मिले। इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिए। योमथांग पहुंच गए। मंजिल तक पहुंचने की बहुत खुशी हुई। वहां चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूं। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहां पहाड़ी कुत्ते भी देखे, जिन्हें देखकर मणि ने उनकी विशेषता के बारे में लेखिका को बताया कि ये भौंकते नहीं हैं, केवल चांदनी रात में अर्थात पूर्णिमा की रात को ही ये भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को बहुत आश्चर्य हुआ और समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी का प्रभाव होता है, यह जानकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लगा कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इनमें भी कोई इसी तरह का एक परिवर्तन होता है, इसीलिए शायद ये चांदनी रात में भोगते हैं। जितेन तरह तरह की जानकारियां वहां के विषय में लगातार देता जा रहा था और उन्होंने बताया, यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे, यहाँ देवी देवताओं का निवास होता है, यहाँ जो गंदगी फैलाता है ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है।
हम लोग यहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। हम पहाड़, नदी, झरने आदि सभी को पूजनीय मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। हम गंगटोक के अनुसार घाटियों में, हम गंगटोक को गंगटोक नहीं कहते बल्कि हम गंतोक कहते हैं। जितेन गंतोक के बारे में आगे लेखिका को बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कैप्टन शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाए गए हैं। अभी भी रास्ते लगातार बनते जा रहे हैं और नए स्थानों की खोज लगातार जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती जाती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। ये हमारा यहाँ पाठ का सारांश पूरा हो जाता है। अगले अंक में इसके अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। धन्यवाद।